हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर वाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस फॉर योर अकाउंटेंसी एग्जाम। वैसे मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में जो रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अपनी प्रेपरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको इन पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो ये कंप्लीटली थियोरेटिकल चीजें नहीं हैं, ये भी प्रैक्टिकल से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग है तो आपको ये कवर करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार बैठोगे और in a few hours you're going to cover all these questions. So अगर अभी तक आपने ये जो questions हैं इनके आंसर्स लर्न करना स्टार्ट नहीं किया है, दैट इज ओके, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना न्यूमेरिकल पार्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि फिर आपको ये लर्न करने में ना तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी और ना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। अनदर थिंग इज कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो वहां से आप इसे ले सकते हैं। तो चलो अब चैप्टर वाइज मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो आपको कवर करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लाइक आई सेड की मोबाइल ऐप से भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले जो फंडामेंटल्स चैप्टर है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं और उसके लिए भी ये रेलेवेंट है। जैसे पार्टनरशिप क्या होती है, पहले तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 gives us the definition of partnership, which is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो ये आप definition ठीक से देख जाएंगे। Then partners कौन होते हैं? The persons who have entered into this business of partnership, उन persons को हम partners कहते हैं। इंडिविजुअली उन्हें पार्टनर्स कहते हैं, कलेक्टिवली उन्हें फर्म कहते हैं, और जिस नाम के अंडर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप चला रहे हैं उसे फर्म्स नेम कहते हैं। पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख जाना। 2 और मोर पर्संस इसमें होने चाहिए। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टनरशिप में एंटर इनटू कर सकते हैं। और हमारी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 की, वो कहती है कि सभी लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सेप्ट द फॉलोइंग: 1, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो ये लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते। ठीक है। देन पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखो, अच्छा एलिमेंट्स रह गए अभी। पहला 2 और मोर पर्सन्स, फिर उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। जो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर अग्रीमेंट रिटन है तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, बट प्रेफरेबली रिटन अग्रीमेंट होगा तो अच्छा है, वैसे ओरल भी हो सकता है। देन जो पार्टनरशिप फर्म है उसका काम एक बिजनेस चलाने का होना चाहिए, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। बिजनेस में भी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। ये सारी चीजें आप देख कर जाएंगे। पार्टनरशिप डीड का एक और नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके कंटेंट्स क्या होते हैं वो भी 1-2 आप देख कर जाएंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसमें सभी पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ठीक से डिस्क्राइब्ड होते हैं। डिस्प्यूट के केस में पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड तो है बट उसमें कुछ चीजों के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो फिर उस केस में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस है वो इक्वली की जाएगी। इंटरेस्ट on capital will not be allowed to partners. Interest on drawings will not be charged from partners. Salary or commission or remuneration will not be given to the partners. But interest on partners loan is to be provided at the rate of 6% per annum. फिर charge against profit क्या होता है? Appropriation of profit क्या होता है? Charge against profit के examples अगर पार्टनर से रिलेटेड देखने हो तो रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव पार्टनर क्या होता है, इनएक्टिव पार्टनर क्या होता है, राइट्स और ड्यूटीज क्या होती है पार्टनर्स की, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है। देन अगर पार्टनर जो है वो पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है बाय कंपीटिंग
द फर्म, इस तरह का क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी पूछा गया कि मान लीजिए एक पार्टनर फर्म के पैसे यूज करके कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में जितने पैसे पार्टनर ने फर्म से लिए हैं वो प्लस जो उसने प्रॉफिट कमाया है वो भी उसे फर्म को वापस करना होगा, और अगर उसका लॉस हुआ है तो वो खुद बियर करेगा। तो जितने पैसे उसने फर्म से लिए हैं वो सारे उसे वापस करने होंगे, लॉस है तो उसका, प्रॉफिट हुआ तो वो भी उसे फर्म को वापस करना होगा। देन इसके बाद हम देखते हैं कि माइनर को क्या हम पार्टनर बना सकते हैं? माइनर को पार्टनर बना सकते हैं बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इससे गवर्न करता है। माइनर जब मेजर बन जाता है उसके 6 मंथ्स के अंदर उसको अपनी कंसेंट देनी होती है कि मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है पार्टनरशिप को। तो ये सारी बातें आप देखकर जाएंगे। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में क्या डिफरेंस है? इसमें हम पढ़ते हैं कि जब फिक्स्ड कैपिटल्स होती हैं और उसमें हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्या इसकी कुछ खास बात है? क्या इसमें कोई ऐसी बात है जो हमें ध्यान देनी होगी? तो जैसे जब फिक्स्ड कैपिटल्स होती हैं तो आपको पता है कि सारी चीजें फिर हम करंट अकाउंट से शो करते हैं। कैपिटल अकाउंट से हम बहुत ही लिमिटेड चीजें शो करते हैं, जैसे एक तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बीडी, यहाँ पे आ जाता है एडिशनल कैपिटल, यहाँ पे आ जाता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल और बैलेंस सीडी। तो इस केस में बैलेंस सीडी हमेशा इधर ही आएगा बिकॉज जितनी कैपिटल आपके पास है उससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल्स की बात हो रही है, फिक्स्ड कैपिटल्स के केस में कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो किसी साइड पे भी आ सकता है, तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। देन 2 circumstances in which capital accounts फिक्स्ड कैपिटल्स में चेंज, तो जब एडिशनल कैपिटल आती है और जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है तभी हम फिक्स्ड कैपिटल्स को कहते हैं कि वो चेंज हो रही है। देन पार्टनरशिप का स्टेटस क्या होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है, सो सेपरेट लीगल एंटिटी। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही है, तभी हम कहते हैं कि पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है टू पे ऑफ द फर्म्स डेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखकर जानी है। डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सी आइटम्स हम शो करते हैं, क्या सभी फर्म्स को डीड रखने की जरूरत है? पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी क्योंकि वो रिटन अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल होता है। तो ये सारी बातें आप देखकर जाएंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर की, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। देन ए और बी अगर पार्टनर्स हैं, उन्होंने लोन लिया है बैंक से एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ये मैंने कम्युनिटी पर भी क्वेश्चन पूछा था जिससे मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि हम अपने कम्युनिटी पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, यूनिक क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि MCQ फॉर्म में होते हैं। तो प्लीज पार्टिसिपेट करो कम्युनिटी क्वेश्चंस में, आपको सच में कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। सो आई आस्क दिस क्वेश्चन देयर कि 2 पार्टनर्स हैं, अगर फर्म ने लोन लिया है बैंक से एट द रेट ऑफ 9% पर एनम और लोन लिया है मिसेस बी से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बट डीड नहीं है, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें उन्हें इंटरेस्ट देना होगा? सो ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने बैंक से लोन लिया और मिसेस बी, नाउ मिसेस बी इज द वाइफ ऑफ बी बट स्टिल अ थर्ड पार्टी, इज एन आउटसाइडर। तो इसमें जो 6% पर एनम वाला इंटरेस्ट है दैट विल नॉट बी अप्लाइड क्योंकि दैट इज अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यहाँ पे पार्टनर ने लोन नहीं दिया हुआ, तो हम सिंपली बोलेंगे कि बैंक को जो हम इंटरेस्ट देंगे दैट विल बी यही जो डिसाइड किया गया था 9% पर एनम, और मिसेस बी को भी जो हम इंटरेस्ट देंगे वो भी वही जो पहले डिसाइड हुआ दैट इज 10% पर एनम। देन ये वाली लाइन भी आप देखकर जाएंगे, एनसीईआरटी में लिखी है, MCQ में भी ये पूछी जा सकती है। द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्टैम्प एक्ट एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक है, MCQs में पूछ सकते हैं। देन गुडविल चैप्टर की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं? गुडविल का मीनिंग क्या होता है,
याद रखना ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इंटैंजिबल एसेट है। देन गुडविल की वैल्यूएशन कब कब रिक्वायर्ड होती है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि क्या फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सभी पॉइंट्स अच्छे से देख के जाएंगे। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कैसे गुडविल को इंपैक्ट करता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, मार्केट सिचुएशन। देन जैसे मैंने बोला कब कब हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। फिर AS 26 पढ़ के जाएंगे जिसका नाम है इंटैंजिबल एसेट्स, जिसमें हम पढ़ते हैं कि गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं व्हेन मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट एज कंसिडरेशन। यानी अगर आपने गुडविल परचेज की है, बदले में कुछ दिया है, तब हम इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो प्लीज इसे पढ़ के जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, गेनिंग रेशियो क्या होती है, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉन्स्टिट्यूशन पे क्यों रीवैल्यू करना पड़ता है, ताकि किसी भी पार्टनर को अननेसेसरी कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो। ठीक है, ये देखकर जाएंगे। देन उसके बाद चलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में। इसमें एडमिशन का मीनिंग क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या होती है, नॉमिनल नेचर होती है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में बात करता है। नए पार्टनर को क्या 2 राइट्स मिलते हैं, राइट to have a share in the future profits of the firm and right in the assets of the firm. Then क्या effects होते हैं admission of a partner के, क्या partner को exempt किया जा सकता है from sharing the losses? Yes. Under what circumstances? If all the partners agree to it. Sacrificing ratio को हम कब यूज करते हैं, एंड इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड हो गए। देन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट है, और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या आप एडजस्टमेंट्स करते हैं एडमिशन के समय, प्रीमियम जो लेकर आता है नया पार्टनर गुडविल का उसे किस रेशियो में दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और रिजर्व्स वगैरह का क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये सब तो आप पढ़ोगे ही क्वेश्चंस करने के लिए। रिटायरमेंट का क्या मीनिंग होता है, गेनिंग रेशियो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, किन सर्कमस्टेंसेस में हम गेनिंग रेशियो को यूज करते हैं, जो एयर्स होते हैं रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर के, उन्हें हम गुडविल में शेयर क्यों देते हैं, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर ने बहुत मेहनत की जब वो फर्म में थे, और अब उनके जाने के बाद, या तो रिटायर होने के बाद या फिर वैसे उनकी डेथ के बाद, उनके जो एग्जीक्यूटर्स हैं उन्हें प्रॉफिट्स में शेयर मिलना चाहिए। देन यू ऑल्सो हैव टू रीड द सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि मैंने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि जब एक आउटगोइंग पार्टनर होता है तो उसके एग्जीक्यूटर्स या फिर वो खुद, अगर रिटायरमेंट का केस है, तो अगर उससे फर्म से जो पैसे मिलने हैं वो मिलने में देरी हो जाए तो वो डिमांड कर सकता है इसमें से कोई एक, 2 चीजें, इसमें से कोई एक, या तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ पेमेंट, या फिर द प्रोपोर्शनेट शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, इसे आप समझ के जाएंगे। देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना। इसके लिए हमने निमोनिक बनाया कैंडी, if you can remember like this is compulsory dissolution, then mutual agreement से dissolution, then notice से dissolution, dissolution by court और on happening of an event, ये सारे आप पढ़ के जाएंगे। then section 48 और 49 आप पढ़ के जाएंगे। section 48 में हम settlement of accounts की बात करते हैं कि जब हम assets को realize करेंगे फर्म के dissolution के समय, तो जो पैसे आएंगे उसे first हम use करेंगे to pay off the liabilities, the third party liabilities, जो लाइन लगा के लोग खड़े हैं। Then we will pay off the loans that the partners have given to the firm. Then partners की capitals को pay off करना होगा, और फिर अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सेक्शन 49 जो है वो बताता है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसे हम पहले फर्म के डेट्स पे ऑफ करने के लिए यूज करेंगे, बट जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है पार्टनर्स की,
उससे पहले प्राइवेट डेट्स पे ऑफ करने के लिए यूज करेंगे, और अगर वो बच जाती है फिर फर्म के डेट्स। ठीक है, तो सेक्शन 48 और 49 आप पढ़ के जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन असर्शन, किसी टाइप का भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। देन रीवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, एक बार ये भी आप गो थ्रू करेंगे। ठीक है, देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के क्या एग्जांपल्स हैं। दिस इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जो इकोनॉमिक रिलेशन है पार्टनर्स का वो चेंज हो रहा है। सो लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, completion of the venture if partnership is formed for that, expiry of the period of partnership if partnership is for a specific period of time। इन सब केसेस में हम कहेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑलराइट, नाउ शेयर्स चैप्टर में से भी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप किन किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। देन कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंट टाइप्स की शेयर कैपिटल कौन सी होती है, जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसका एक और नाम होता है नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो ये सभी आप देखकर जाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और इसमें जो 90% वाली कंडीशन है कि कम से कम 90% हमें एप्लीकेशंस मिलनी चाहिए, वो सेबी की गाइडलाइंस है, वो कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा। कंपनीज एक्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा है, बट जो उसकी लिमिट है 90% वाली, वो सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें पता लगती है। देन प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, ये आप बिजनेस स्टडीज में भी देखते हो। बायबैक ऑफ शेयर्स, क्या कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स एट अ डिस्काउंट, नहीं, नॉर्मली हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स। देन इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। सो वैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्रीज आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसका जो परसेंटेज है वो आप देख कर जाएं। कॉल्स इन एरियर्स यानी शेयर होल्डर ने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो शेयर होल्डर को कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा, विच इज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 10% पर एनम। और कॉल्स इन एडवांस, अगर शेयर होल्डर ने जल्दी पैसे दे दिए तो कंपनी फिर इस केस में देती है इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम। ठीक है, ये आप देखकर जाएं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, राइट्स इशू क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, एक बार ये आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, आफ्टर दैट प्रो रेटा अलॉटमेंट, एस्क्रो अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर से मैंने आपसे बात कर ली है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसमें हम नोटिस देते हैं शेयर होल्डर को 14 डेज का, और अगर वो पैसे नहीं देता है फिर हम उसके शेयर्स फॉरफीट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को वैसे हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में, ये भी आप देख कर जाओ। ऑल्सो फॉर दैट चैप्टर जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, जब आप शेयर्स को री इशू करते हो तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन ऑफर, तो उसका आंसर होता है फॉरफीचर के समय, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट के आगे आपने जितना अमाउंट क्रेडिट पे लिखा है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच यू कैन ऑफर एट द टाइम ऑफ री इशू। इसके क्वेश्चंस वैसे भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, जो मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी है फ्रॉम टीएस गरेवाल बुक, वो जरूर कर जाना। अगर आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट है। ठीक है, ऑलराइट, देन डिबेंचर्स चैप्टर, बहुत सारी चीजें नहीं है, बट एक चीज देख लो कि डिबेंचर्स जो वर्ड है, दिस हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डेबरी, DEBERE, व्हिच मींस टू बोरो। इस तरह का अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। चार्ज क्या होता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं। देन शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स में क्या डिफरेंस होता है, इस तरह की चीजें आप पढ़ के जाएंगे। ऑल्सो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आप जरूर कवर कर लेना।
जैसे हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में क्या पढ़ते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स, अनरजिस्टर्ड को हम बियरर डिबेंचर्स भी कहते हैं, रिडीमेबल इररिडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सारी चीजें आप पढ़ के जाएंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आप डिबेंचर्स रखते हो बैंक के पास एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एज एडिशनल सिक्योरिटी, क्या इसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो बैंक को? तो इसका आंसर है नो। हम कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए जो डिबेंचर्स इशू करते हैं उसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं देते हैं, बट ऑफ कोर्स जो हमने वैसे बैंक से लोन लिया हुआ है उसके ऊपर तो हमें इंटरेस्ट देना ही होगा। चलते हैं बुक नंबर 3 की तरफ, विच इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, इसमें तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 3 नंबर का वही क्वेश्चन पूछेंगे, मेजर हेड और सब हेड क्या होते हैं बैलेंस शीट में, जो हमने टॉप 51 एग्जाम्पल से सभी कवर किए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप कवर कर लेना अगर आपने कवर नहीं किया है। फिर भी जस्ट एक बार इनको आप रीड कर सकते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, इसकी नेचर क्या होती है, जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हो, देन नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सभी कंपनीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होता, लाइक 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी, उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होता। देन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे रेलिवेंट होना चाहिए, मटीरियलिटी, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। देन ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होती है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है जिसे आप पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हो, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट कंपनी की और फर्म की, उसमें क्या डिफरेंस है एक बार विजुअलाइज करके देखो। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, ये तो आपके वाइवा के लिए भी रेलेवेंट क्वेश्चंस थे, बट अब तक आपका वाइवा हो चुका होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, लिमिटेशंस क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वेरी बेसिक वेरी सिंपल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, वैसे तो करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं, बट करंट रेशो और क्विक रेशो की कैलकुलेशन में हम इसको करंट एसेट्स का पार्ट नहीं मानते। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट सपोज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो ये वैसे भी आपके लिए रेलेवेंट पॉइंट है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। रेशोज चैप्टर से वैसे ही रिलेटेड हो गया। नाउ इसमें से आपका 1 मार्क का कोई एमसीक्यू आ सकता है विच कुड बी रिलेटेड टू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, टूल्स और टेक्निक्स, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, देन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स, जस्ट एक बार आप इसे रीड कर लेंगे। कंपैरेटिव कॉमन साइज, इसमें भी आपका क्वेश्चन ही आएगा जिसमें आपको बनाने को कहेंगे कंपैरेटिव एसपीएल या कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज एसपीएल, कॉमन साइज बैलेंस शीट। Still you can just read their meanings, एक बार आप पढ़ लेंगे। देन रेशियोज में भी आपको कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बट आप देख कर जाएं कि सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है, लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, देन एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज का क्या मतलब होता है। देन उस तरह के क्वेश्चन जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि इससे रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या इट विल नॉट चेंज। अगर आप वो वाले क्वेश्चंस कवर करना चाहते हो तो मैंने सभी रेशियो से रिलेटेड वो क्वेश्चंस डिस्कस किए काफी डिटेल में। अगेन अगर आपने कवर नहीं किए तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर आप वहां से देख लेना। वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक है, बट फिर भी उस तरह के क्वेश्चंस यू शुड कवर, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, लाइक व्हाट विल बी द करंट रेशियो अगर वर्किंग कैपिटल 0 होगी। तो देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, CA माइनस CL। ये 0 कब हो सकती है, जब इन दोनों की वैल्यू सेम हो, राइट। मान लो ये 2 लाख है तो वर्किंग कैपिटल विल बी 0। तो इस केस में आपकी करंट रेशो क्या होगी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो करंट रेशो तो होगी आपकी 1:1, है ना। इस तरह से कोई MCQ में वो आपसे पूछ सकते हैं। सो वेरी बेसिक क्वेश्चंस, और मैंने आपको बता दिया कि मेजरली आप क्या कवर करेंगे।
देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें भी ब्रॉडली आपको क्या पढ़ के जाना है। अगर हम थियरी क्वेश्चंस की बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है, दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू परचेज और एक्विजिशन एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्या मीनिंग होता है, दोज एक्टिविटीज विच रिजल्ट in change in the size and composition of owners capital and borrowings of the enterprise। then उस तरह के questions कि इससे flow होगा कैश का, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो फ्लो होगा। देन एक्टिविटी पहचानना आपको आना चाहिए कि ये एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, बोथ फॉर अ फाइनेंस एंटरप्राइज एंड अ नॉन फाइनेंस एंटरप्राइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने सभी वीडियोस आपके लिए बनाए हुए हैं, फ्लो वाले क्वेश्चंस भी, इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देन कैसे पहचानोगे कि कौन सी एक्टिविटी कौन से तरह की है, बोथ फॉर अ फाइनेंस कंपनी एंड अ नॉन फाइनेंस कंपनी, उसका वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। देन सभी मैंने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं। डिविडेंड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एसेट अकाउंट, अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, कोई भी प्रॉब्लम है, सभी वीडियोस बहुत डिटेल में मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर जरूर कवर कीजिएगा। देन इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्विकली मैं एक बार यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल into a known amount of cash without any significant risk of change in the value। generally इनका पीरियड होता है 3 months और लेस। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के एग्जांपल क्या होते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, देन लाइक आई टोल्ड यू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मीनिंग। जस्ट गिव इट अ गुड रीड, आप आराम से कर लेंगे, ये आपको ज्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। देन एक एक्टिविटी जो सभी कंपनीज के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड, चाहे आप फाइनेंस कंपनी की बात करें चाहे नॉन फाइनेंस कंपनी की बात करें, सभी के लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है। क्यों, मैंने उस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो ये इस तरह के सभी क्वेश्चंस आप देखकर जाएंगे। देन एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पर पूछा था विच आई वांट टू डिस्कस राइट नाउ, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो देखते हैं। Net increase in working capital other than cash and cash equivalents will increase, decrease or not change cash flow from operating activities। वो कह रहे हैं कि अगर net working capital अगर increase होती है तो इससे क्या consequence होगा cash flow from operating activities, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या इट विल नॉट चेंज। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से सुनना। नेट वर्किंग कैपिटल आपको पता है दिस इज CA माइनस CL। ये किस केस में इंक्रीज हो सकती है, आइदर अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो तो हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, या फिर अगर करंट लायबिलिटीज कम हो तो भी हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। इसमें से कोई एक हो या दोनों हो, उससे हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। नाउ इमेजिन इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जैसे लेट्स से इंक्रीज इन डेटर्स। अब इंक्रीज इन डेटर्स अगर होता है, इमेजिन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं और हमारे पास आता है कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें फिर हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ट्रीट करते हैं। वहां पे हम इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस करते हैं। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है बनानी तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और अगर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो रहा है, इमेजिन अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू कम हो रही है, तो उसको भी हम माइनस करते हैं। तो इस केस में अगर माइनस हो रहा है जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका आंसर है कि इससे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो है वो कम हो जाएगा। थिंक अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट
अगर करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो उससे भी हम माइनस करते हैं, अगर करंट लायबिलिटीज कम होती है तो उससे भी हम माइनस करते हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो हमारा पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर, दैट वुड बी कि वो कम हो जाएंगी। ठीक है, सो ये सभी क्वेश्चंस आप गो थ्रू करेंगे, इन्हें आप रीड करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट जो है आपका उस पे अच्छे से फोकस करो एंड देन सिट एंड डू ऑल दीज क्वेश्चंस। आप इसको कुछ घंटे में बैठ के आराम से कवर कर सकते हैं। सो बहुत मेहनत करो बच्चे, चिंता कम करो और मेहनत ज्यादा करो इस समय पे, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रॉक इन योर एग्जाम्स। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।